हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। आज हम अपना शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स शॉर्ट क्वेश्चन के सेट 2013 से। ये जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से आपके अधिकतर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह एग्ज़ाम में आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अब जो हम शुरू करेंगे वो हम 2013 जो सेट था हमारा, उसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे उन्हें करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था इसमें कि C2+ आयन रंगीन तथा अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि Zn2+ आयन रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं। व्याख्या कीजिए। एक बार इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। C2+ आयन्स आर colored and paramagnetic while Zn2+ आयन्स आर colorless and डाईमैग्नेटिक। ठीक है, एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है, हमें बताना है कि एक रंगहीन क्यों है और एक रंगीन क्यों है, कलरफुल क्यों है तो दूसरा कलरलेस क्यों है। चलिए समझते हैं इसे। इसका मेन कारण क्या होता है। जो हमारे पास में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सब के सब में जो डी उनका उपकोष है, जो डी उनकी सबसेल है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनमें डी संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, जो डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वे एक दूसरे को संक्रमित करते हैं और किसी एक रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और बाद में उसके विपरीत जो उसका पूरक रंग होगा उसका परिकिरणित करते हैं, अर्थात उसे उत्सर्जित करते हैं, और जिसे उत्सर्जित करेंगे उसी रंग के भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो मेन कारण है रंगहीन और रंगीन दिखाई देने के लिए वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर किसी परमाणु या तत्व के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब तो वह रंगीन होगा, और अगर उसके पास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वे सब जोड़ा बनाए हुए हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं, ठीक है, तब वह प्रतिचुंबकीय होगा, अर्थात पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय का नाम ही पैरामैग्नेटिक है, और प्रतिचुंबकीय का जो है वो डाईमैग्नेटिक है। तो डाईमैग्नेटिक तब होगा जब उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, सबका जोड़ा बना हुआ होगा। और पैरामैग्नेटिक तब होगा जब उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए जिसका जोड़ा बना हुआ ना हो। तो इसका जो आंसर है वो हमने बड़े प्यार से लिख के दिखा भी रखा है कि डी ब्लॉक तत्वों का रंग डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण होता है। इस संक्रमण तत्व जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। ठीक है, C2+ आयन रंगीन और अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें उपस्थित डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि Zn2+ आयन प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होता है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े से पाए जाते हैं। ठीक है, हमने लिखा हुआ है इसमें। और इस प्रकार के डी कक्षकों में डी संक्रमण के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके प्राप्त होती है, जिस कारण ये सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, एक बार डी में देख लेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए रहेंगे। तो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप के भरे हुए रहेंगे, जो उसके शुरू के 4 सेल रहेंगे वे कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, यहाँ ऑर्बिटल से मतलब है, सेल का मतलब कक्षा से नहीं है। ठीक है, यहाँ मेरा कक्षा से मतलब नहीं है, वैसे होता तो वही है। अब इसके बाद में हमने देख लिया कि इसके जो 4 ऑर्बिटल हैं वे बिल्कुल कम्प्लीटली फुल फिल्ड हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जबकि एक में एक इलेक्ट्रॉन है। और बात करेंगे किसकी, Zn2+ की, तो इसके जितने भी सारे के सारे जो इसके ऑर्बिटल हैं, जो इसके कक्षक हैं, वे सभी कम्प्लीटली फिल्ड हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जिस कारण ये कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय अर्थात डाईमैग्नेटिक। इसके बाद में क्वेश्चन 2 देखते हैं। तत्व के निष्कर्षण में लागू होने वाले सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसके 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है पायरो धातुकर्म, दूसरे नंबर पे आता है विद्युत धातुकर्म, और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास में है वो है हाइड्रो धातुकर्म। ये जो पायरो धातुकर्म है ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने पढ़े होंगे उसमें बंद निकाय, खुला निकाय, विलगित निकाय। तो अगर हम बंद निकाय में किसी धातु का ऑक्सीकरण कराएं, किसी धातु को अपचयित कराएं, तो हमें उसमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए पायरो धातुकर्म में क्या होता है, इस विधि में धातुओं को उनके ऑक्साइडों के रासायनिक अपचयन से, जो उनके ऑक्साइड है उनके रासायनिक अपचयन से पृथक किया जाता है। रासायनिक का मतलब रासायनिक क्रियाओं से होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि गर्म हमने इसे क्या काम कर दिया, पीट दिया, छेद दिया, वे सब भौतिक क्रियाएं हो जाएंगी। रासायनिक क्रियाएं अर्थात हमें इसमें ऐसे दूसरे एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे तत्वों का यूज़ करना पड़ेगा जो इससे क्रिया करेंगे,
और इसका क्या कर देंगे, अपचयन। ये क्रिया कैसी होती है, एक बंद तंत्र में होती है, और बंद तंत्र के लिए हमने एक रासायनिक समीकरण पढ़ी थी। वो रासायनिक समीकरण थी हमारी डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर होती है किसके, डेल्टा एच माइनस टी डी एस के। ठीक है, यहाँ एस हमारे पास में क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन है, और एच बराबर क्या है, उसमें परिवर्तन है, और टी बराबर क्या है, ताप। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेना चाह रहे थे। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल ऑक्सीजन की क्रियाओं के लिए निम्न वक्र खींचा जा सकता है। वक्र कुछ इस प्रकार का होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, लगभग मेरे सिर पर आ रहा होगा ये। तो इसमें क्या है, हमने इसमें दो तत्व ले रखे हैं जिनका कंबक्शन करा रखा है, दहन करा रखा है। एक तो हमने इसमें लिया हुआ है एल्यूमिनियम। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो हमने इसमें एक लिया हुआ है, वो हमने एक लिया हुआ है इसमें एल्यूमिनियम। ये देखिए यहाँ है, एक तो एल्यूमिनियम लिया हुआ है, और जो दूसरा हमने लिया हुआ है वो इसमें क्या लिया हुआ है, सीआर। ये दो लिए हुए हैं हमने इसमें, एक सीआर है और दूसरा क्या है इसमें, एल्यूमिनियम। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो एल्यूमिनियम और सीआर के जो कंबक्शन में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 297 किलो जूल पर मोल है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की ही एनर्जी में। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो सीआर है वो क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम को पृथक कर सकता है। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि Al2O3 तथा CrO2 बनाने में स्वतंत्र ऊर्जाओं का परिवर्तन ताप के कारक के रूप में प्रकट होता है, और Al2 बनाने की जो मुक्त ऊर्जा है वो Cr2O3 बनाने की ऊर्जा से अधिक ऋणात्मक है। ठीक है, अतः Al इसे Cr में अपचयित करने की क्षमता रखता है। कौन, Al Cr में अपचयित कर देगा, किसे, Cr2O3 को। ठीक है, Al कर देगा इसमें। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की। तो हमारे पास में एक होता है विद्युत धातुकर्म। विद्युत धातुकर्म के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको यहाँ से ही समझा देता हूँ अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक पात्र बनाएंगे, पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक एनोड लगाएंगे और दूसरा हम क्या लगाएंगे इसमें, कैथोड। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। एनोड उस धातु का लगाएंगे जिसकी हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, अर्थात अशुद्ध धातु का लगाएंगे एनोड और शुद्ध धातु का लगाएंगे कैथोड। Cu जैसी अधिकतर धातुओं का भी जो शोधन किया जाता है वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तत्वों के निष्कर्षण के लिए धातुकर्म की यह सबसे उपयुक्त विधि है। बात में यहाँ कुछ वर्ड आ रहे हैं, देखिए, तत्वों के निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब निकालने वाली। ठीक है, तत्वों को निकालने के लिए। तत्व काहे में रहते हैं, अयस्क में रहते हैं। अयस्क क्या होते हैं, प्रकृति में धातु अपने ऑक्साइडों में, सल्फाइडों में जिस रूप में भी पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अयस्क। और अयस्क से धातु को पृथक करने की ही जो पूरी की पूरी क्रिया है वो कहलाती है हमारी धातुकर्म। ठीक है, तो निष्कर्षण का मतलब निकालने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम बोल देते हैं क्या, धातुकर्म। धातु को निकालने की क्रिया ये भौतिक भी होती है और रासायनिक भी होती है। और जो कॉपर जैसी धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वो विद्युत धातुकर्म के द्वारा ही किया जाता है। बाकी आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसमें से जो हमें मिला हुआ है। इसके बाद में हमारे पास में तीसरे नंबर पे एक और विधि आती है, वो विधि हमारे पास में आती है इसमें हाइड्रो धातुकर्म। हाइड्रो धातुकर्म में हमें जिस धातु का निष्कर्षण करना है उस धातु की पहले किसी अन्य धातु से क्रिया कराते हैं और एक संकुल आयन बना लेते हैं। अब संकुल आयन की क्रिया किसी ऐसे धातु से कराते हैं जो अधिक क्रियाशील होती है, और संकुल आयन किसका प्राप्त हो जाएगा, अधिक क्रियाशील धातु का, और जो हमारे पास में कम क्रियाशील धातु थी वो कहाँ हो जाएगी, पृथक हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा हुआ है, समझाइए संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं जबकि Cu2Cl2, TiO2, ZnSO4 सफ़ेद होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स वाइल Cu2Cl2, TiO2 एंड ZnSO4 आर वाइट। ये वाइट क्यों होते हैं, ठीक है, वाई आर वाइट, और वे कलर्ड क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन हमसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी इस चीज़ का जवाब दिया था। तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी, जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वे सब के सब कैसे होंगे, रंगीन होंगे, कलरफुल होंगे। और जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अर्थात फुल फिल्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वे सारे के सारे कैसे होंगे, कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, जितने भी ऑर्बिटल्स उसके हैं वे कैसे होंगे, पेयर्ड, सब में जोड़ा बना हुआ होगा, तो वे कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे या फिर रंगहीन होंगे।
तो इसका आंसर भी हमने कुछ ऐसे दिया है कि अधिकांश संक्रमण तत्व तथा उनके आयन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके बाह्य डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे यौगिक जिनमें उपस्थित डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं रंगीन होते हैं, और जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वे रंगहीन होते हैं। इन सभी में सफ़ेद होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जो डी कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ठीक है, और डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, और अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन इसके पढ़े हैं इनमें से केवल क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दीजिए, 3 क्वेश्चन हमने इसके अभी तक पढ़े हैं। 3 में से जो 2 क्वेश्चन हैं उनका हर साल रिपीटेशन हो रहा है। इसी टाइप का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पूछे जाए, मगर इससे रिलेटेड या अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन पे, कलरफुल अर्थात रंगीन और रंगहीन होने पे, चुंबकीय और अचुंबकीय होने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। तो इस साल भी पूरे चांस है आपसे इस वाले क्वेश्चन को पूछे जाने के। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह है उभय दंतुक लिगेंड क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड, गिव 2 एग्जांपल्स। सबसे पहले तो बात करेंगे लिगेंड की। लिगेंड होते क्या हैं? लिगेंड वे उदासीन अणु या ऋणायन होते हैं जिनमें कोई दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात जिनके पास में होते हैं लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन जुग्म, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान दे सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? लिगेंड्स। अब बात करेंगे उभय दंतुक लिगेंड की। तो जो उभय दंतुक लिगेंड होते हैं इनमें एक लिगेंड के पास में ही 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और दोनों में से कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान दे सकता है, मगर इस स्थिति के अनुरूप डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन सा देगा, ठीक है। इसके देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स। वे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं परंतु यौगिक के बनने में से वे किसी एक दाता परमाणु द्वारा ही केंद्रीय परमाणु से जुड़ते हैं, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल में लिया हुआ है यहाँ NO2, ठीक है, ये NO2 हमने लिया हुआ है, तो ये एक उभय दंतुक लिगेंड है। कैसे है उभय दंतुक लिगेंड? अगर केंद्रीय धातु परमाणु से N जुड़ता है तो इसके नाम के शुरू में हम क्या लगा देते हैं? नाइट्रो। अगर N देता है अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और ये लिखा जाएगा किस रूप में? बाद में सीधा का सीधा NO2 ही लिखा जाता है। और किसी कारणवश अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसने दिया है? O ने, क्योंकि दोनों दे सकते हैं N या O। अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसने दिया है? O ने दिया है, तो नाम के बाद में क्या लगता है? नाइट्राइटो, ठीक है। आयुर्वेदी नाम है ये इनके दोनों के दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो नाम क्या लगेगा इसका? नाइट्राइटो। और यहाँ आप याद रखिएगा जब O जुड़ेगा तो लिखा जाएगा ONO। अगर O जुड़ा तो जो इसका नाम लिखा जाएगा वो नाम इसका लिखा जाएगा ONO, ठीक है, याद रखिएगा। अगर नाम इसका कोई जुड़ेगा तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका? ONO, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँगा तो ONO कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। चलिए पेन का ही यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ONO, ठीक है। अगर कौन सा जुड़ता है? ऑक्सीजन परमाणु। बात करेंगे CN की, तो CN भी एक उभय दंतुक लिगेंड है। अगर CN में C जुड़ता है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा साइनाइडो। और अगर किसी कारणवश इसमें से N परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है तब इसका नाम आ जाएगा आइसोसाइनाइडो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे फिर दोबारा से पूछ लिया गया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी पढ़ चुके हैं। समझिए Fe3 आयन दुर्बल अनुचुंबकीय है जबकि Fe4 आयन प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ हम एक जवाब तो इसका सीधा सीधा दे सकते हैं। क्या? ये हमसे पूछा हुआ है कि एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा डाईमैग्नेटिक। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पैरामैग्नेटिक कब होगा। पैरामैग्नेटिक तब होगा जब उसके पास में होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाईमैग्नेटिक जब होगा जब उसके पास में सबके सब ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स उसके होंगे वे कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। चलिए इसके एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जो इसने हमें दिया हुआ है। Fe6 की अगर हम बात करेंगे तो Fe6 आयन दुर्बल होता है, दुर्बल प्रतिचुंबकीय है। कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें, देखिए आयन प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसमें, ठीक है, Fe6। चलिए एक बार देखते हैं। Fe4 आयन दुर्बल प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। चलिए जी पहले प्रतिचुंबकीय वाले को देख लेते हैं, अनुचुंबकीय वालों को बाद में देख लेंगे। क्योंकि Fe4 में केंद्रीय परमाणु कौन है? Fe है, और इसने
इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +2 है। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए हुए हैं। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है Fe का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने यहाँ देख लिया। यहाँ से आगे अगर हम बात करेंगे तो इसकी कुछ बाद की ऐसी संरचना आ जाएगी कि जब Fe कहाँ आएगा, मूल अवस्था में रहेगा, तो इसके पास में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 26 के 26 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ 4s में भी कितने हैं, 2 हैं, और 3d में भी कितने हैं, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसके भरे हुए हैं यहाँ। जब हम बात करेंगे इसकी Fe2+ आयन की, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे। ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके चले जाएंगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन गलत भरे हुए हैं, अगर यहाँ आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए सो रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेंगे। और यहाँ हमारे पास में जो Cn है वो क्या है, एक परबल लिगैंड है। जब परबल लिगैंड जुड़ता है तो क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे बैक बॉन्डिंग करते हैं, वापस हटते हैं, क्या बना लेते हैं, अपना जोड़ा। तो हमने देखा कितने था, 1 2 3 4, तो ये वापस हटेंगे और कितने बना लेंगे, अपने 2 जोड़े। और कितने Cn थे हमारे पास में, 6, और 6 क्या मिलेंगे हमें, इलेक्ट्रॉन के जोड़े। ये जो स्टार्स हैं हम इसमें देख रहे हैं, जो स्टार्स बने हुए हैं ये हमारे क्या हैं, Cn के जोड़े हैं। ठीक है, Cn द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों के जोड़े। तो इस बार हमें कोई भी एक भी अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिला है। तो ये सारे के सारे ये हमारे पास में जो प्राप्त हुआ हमें कैसा हुआ, ये हमें प्रतिचुंबकीय मिला है, प्रतिचुंबकीय प्राप्त हुआ। बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की Fe3- की। तो जब हम इसमें देखते हैं तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 3+ होती है। 3+ की बात करेंगे तो मूल अवस्था तो दोनों की सेम होगी, मगर Fe3+ में से एक इलेक्ट्रॉन 3d का भी चला जाएगा, और d में कुल इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे केवल। जब 5 रह जाएंगे और बैक बॉन्डिंग होगी भी तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अयुग्मित, अनपेयर्ड है। जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है अनुचुंबकीय। तो इसके पास में केवल एक है, तो इसका जो अनुचुंबकीय गुण होगा वो कैसा होगा, कम होगा, मगर अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो जिस कारण इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या होता है, ये दुर्बल अनुचुंबकीय। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो हमारे पास में है किसका, द्रव अमोनिया का। द्रव अमोनिया को विलायक के रूप में उपयोग करने की सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब इसका जो आंसर है वो हमारे पास में क्या है, हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो इसमें विलायक के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है द्रव अमोनिया। द्रव का मतलब जो द्रवित अवस्था में होगी, जो पानी के जैसी होगी, जिसकी कंडीशन कैसी होगी, बहने वाली। ठीक है, द्रव अमोनिया की प्रकृति अत्यंत आर्द्रता ग्राही होती है। ठीक है, आर्द्रता ग्राही का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आर्द्रता ग्राही का मतलब ये होता है कि बहुत अधिक जो वाष्प होती है उसे ग्रहण कर लेती है, जिस कारण अध्ययन किए जा रहे अमोनिया निकाय में वायुमंडलीय आर्द्रता के परिवेश को निषेध करने के लिए अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। तो कोशिश की जाती है कि जहाँ इसके अंदर हमें कोई प्रयोग करना है, जहाँ हमें इसे विलायक के रूप में यूज़ करना है, वहाँ जो आर्द्रता हो नियंत्रित हो और वहाँ वायु में नमी की मात्रा कम हो। ठीक है, जो वायु में नमी की मात्रा होती है वही क्या होती है, आर्द्रता होती है। तो ये जो वायु में नमी होती है उसे सोख लेती है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ते हैं, शुद्ध अमोनिया की क्वथनांक मान। अगर इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। जब मैं शायद 2014 के क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है, वायु में जो नमी उपस्थित होती है उसे हम बोल देते हैं आर्द्रता, और यह है आर्द्रता ग्राही, अर्थात वायु में उपस्थित नमी को ग्रहण करने वाली। शुद्ध अमोनिया का क्वथनांक होता है कितना, 33.38 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर कभी भी इससे ज़्यादा ना हो जाए। दाब से बचने के लिए नीचे तापक्रम पर कार्य किया जाए, तो ये भी कोशिश करनी पड़ती है कि टेम्परेचर कभी भी इससे ज़्यादा ना हो जाए। द्रव अमोनिया को विलायक तथा अभिक्रिया के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने के लिए अमोनिया के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के कारण जटिल उपकरण तथा विशेष प्रविधियों की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि अमोनिया एक ऐसी गैस भी है, अगर इसे सूंघ लेंगे तो नाक में क्या हो जाएगी, इससे जलन हो जाएगी, नहीं सूंघ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रोटिक तथा अप्रोटिक विलायक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रोटिक तो वे विलयन होंगे जो प्रोटॉन देते हैं विलयन में, और अप्रोटिक विलायक वे होंगे जो विलयन में प्रोटॉन नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसकी डेफिनेशन तो यही होगी जो हम अभी पढ़ रहे थे कि वे विलायक जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं प्रोटोनिक या प्रोटिक विलायक कहलाते हैं, और ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार ये सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल किसका लिया हुआ है, HCl का। जब हम HCl को किसी विलयन में घोलते हैं
तो यहाँ ये क्या देता है H+ और Cl-। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटिक विलयन है। चलिए इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है CH3COOH। जब हम इसे किसी विलयन में घोलते हैं तो ये देता है CH3COO- और H+। तो ये H+ देता है, तो ये भी एक प्रकार क्या है, प्रोटिक विलायक है। बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, तो यहाँ हमारे पास में HF है जो H+ में और F- में टूटता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटिक विलायक है। अप्रोटिक या प्रोटोनिक विलायक की अगर हम बात करेंगे तो ये वे विलायक होते हैं जो विलयन में न तो प्रोटॉन देते हैं और न ही प्रोटॉन लेते हैं। ब्रोंस्टन लोडी के अनुसार ये ना तो अम्ल है और ना ही क्षार। इसका पहला एग्जाम्पल बात करेंगे तो बेंजीन की करेंगे। बेंजीन ना H+ लेता है ना ही देता है। दूसरा एग्जाम्पल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सेम है। और थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास में इसका है SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का, जो क्या है, एक प्रोटिक विलायक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, जिसे हम ECH भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है हमें तब प्राप्त जब हम तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक तत्व आ सकता है, मगर हम केवल चुनिंदा तत्वों की ही सारणी का अध्ययन करते हैं और उन्हीं से ही अपने जितने भी प्रयोग हैं उन्हें कर लेते हैं। जबकि याद रखिएगा, इसमें जो प्रत्येक तत्व है, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वे सब विद्युत रासायनिक श्रेणी में आते हैं, उनके ऑक्साइड भी आते हैं। तो यहाँ हमारे पास में श्रेणी की हमने डेफिनेशन शुरू में ही दे दी है कि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके जो टिप्पणी लिखने के लिए इसके अनुप्रयोग थे वे कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि विस्थापन अभिक्रियाएं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को हमने क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया है, अर्थात जो सबसे ऊपर स्थित तत्व है वो सबसे अधिक क्रियाशील है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील है। यहाँ अगर हम बात करें तो विस्थापन अभिक्रियाएं कब होगी, यदि कम क्रियाशील तत्व का विलयन है और अधिक क्रियाशील तत्व बाहर उपस्थित है, तब क्रिया होगी। यहाँ हमने लिखा भी यही है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की क्रियाशीलता घटती है, क्योंकि तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने से उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जितनी घटेगी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी और विस्थापन की क्षमता भी उतनी ही कम हो जाएगी। अगले की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का विस्थापन। हाइड्रोजन का विस्थापन केवल वे ही तत्व कर सकते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्व होते हैं वे हाइड्रोजन जैसे क्रियाशील नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में थर्ड पॉइंट है धातु की रासायनिक सक्रियता ज्ञात करने में। धातु की रासायनिक सक्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है। धातु जितनी तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट हमारे पास में है अधातु की सक्रियता। किसी अधातु की सक्रियता निर्भर करती है उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे। कोई अधातु जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। धातु का धन विद्युतीय लक्षण, किसी धातु का धन विद्युतीय लक्षण उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो वो क्या बन जाता है, धन विद्युतीय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है निम्नलिखित के यूपीएससी नाम लिखिए। तो यहाँ हमें फर्स्ट मिला हुआ है, पहले नंबर पे जो हमें मिला हुआ है वो मिला हुआ है Na3CONO2 का होल 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नाम की। तो इसका नाम हमें लिखना है। देखिए इनका जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ जो हमें सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर कोई नाम लिखा हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक, और ये क्या है हमारे पास में ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ तो पहले वाला धनात्मक होगा, और अगर कोई ब्रैकेट के बाद में लिखा हुआ है तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक, और ब्रैकेट ही क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। जो ब्रैकेट वाला है, जो धनात्मक होते हैं, जिनमें ऋणात्मक होते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो बाहर होगा उसका नाम लिख देंगे, तो Na3 है, सोडियम आ जाएगा। 3, 4, 5 इसके लिए कोई अलग से नाम का यूज़ नहीं करेंगे। जो बाहर होगा ब्रैकेट से अंदर वाले के लिए करेंगे, बाहर वाले के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने इसका नाम क्या लिख दिया है, सोडियम। NO2 के कितने जुड़े हुए हैं, 6, 6 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में हेक्सा। और NO2 का नाम क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, नाइट्रो। और CO के लिए कितना हमने यहाँ लिखा हुआ है, कोबाल्ट, मगर यहाँ इसका नाम आएगा कोबाल्टेट। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में ही दिखा देंगे हम कितनी, 3rd। तो यहाँ कोबाल्ट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कोबाल्टेट। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लिख देंगे, कोबाल्टेट, और ऑक्सीकरण अवस्था दिखा देंगे कितनी, 3rd। ठीक है, बात करेंगे दूसरे की। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में ये दोनों के दोनों ही क्या मिले हुए हैं, हमें जटिल आयन मिले हुए हैं। तो यहाँ हमारे पास में NH3 है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव वाला है।
इसमें सारे के सारे क्या हैं, Cl हैं, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव वाला, क्यों, क्योंकि Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम इसका जब नाम लिखेंगे तो ये कितने हैं, 4, 4 के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास में, टेट्रा आ जाएगा, NH3 के लिए एमीन आ जाएगा, Pt के लिए प्लेटिनियम आ जाएगा। कोई नाम चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि धनात्मक है, धनात्मक जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसका नाम चेंज नहीं होता है। ऑक्सीकरण अवस्था दोनों पे बांट देंगे, क्यों, क्योंकि 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो कुल मिला के कितनी आएगी, 4 आएगी। तो एक की +2 और दूसरे की भी +2, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरे का नाम क्या आ जाएगा इसमें, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4। चलिए जी, 1 मिनट इसे रफ कर देता हूँ, जो इस पर आपको दिखाई दे रहा है क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये कितने थे हमारे पास में, 4 थे, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा, टेट्रा आ जाएगा, NH3 के लिए कितना आ जाएगा, एमीन आ जाएगा, Pt के लिए प्लेटिनियम आ जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था दोनों पे हाफ बांट देंगे, सेकंड, और यहाँ इसका नाम आएगा प्लेटिनियम और यहाँ इसका नाम आएगा प्लेटिनेट, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। जो ऋणात्मक होते हैं उन जटिल आयनों में धातु के नाम के बाद में 8 जोड़ देते हैं, ATE। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय धातु के प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। हमें 2 एग्जाम्पल इनके दिए हुए हैं, अब हम गणना करेंगे पहले वाले की। तो जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है किसी का भी प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए, वो होता है धातु का परमाणु क्रमांक माइनस जटिल यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगैंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम पहले वाले में फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हमें पहला एग्जाम्पल मिला हुआ है इसका। तो इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक में Fe का परमाणु क्रमांक लेंगे, क्यों, क्योंकि Fe क्या है, इसमें केंद्रीय धातु है, ठीक है। फिर FeCN6 4- में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था लेंगे प्लस Cn द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेंगे। अब इसमें जो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +2 है। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं। एक दंती लिगैंड है, तो एक दंती लिगैंड केवल 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, तो 6 कितने देंगे, 12 देंगे। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा 26 - 2 + 12 = 36। क्रिप्टन 36 के बराबर इसका हो जाएगा। अगले की बात करेंगे, तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, इसका CrNH3 का होल 4 Cl2+ है, ठीक है। इस चीज़ से मत घबराइएगा कि आयन के ऊपर +- कुछ भी चार्ज आया हुआ है, आपको निकालना है। अगर एक्रिय गैस के इक्वल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो लगभग इक्वल हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, कभी सोचो कि एक्रिय गैस के बराबर होगा ही होगा, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, लगभग इक्वल होगा। बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की, तो इसमें जो केंद्रीय धातु है वो कौन है, Cr है, ठीक है। इसमें जो केंद्रीय धातु है वो कौन है, Cr है, जो हमारा दूसरे वाला एग्जाम्पल है। और Cr का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 24 होता है। और यहाँ इस पर कितने आ रहे हैं, 2 Cl जुड़े हुए हैं और 1 प्लस आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, 3। तो यहाँ हमने 3 ऑक्सीकरण अवस्था दे दी। 4 NH3 जुड़े हुए हैं, 2 Cl जुड़े हुए हैं, 4 और 2 6, दोनों के दोनों एक दंती लिगैंड है। तो 6 × 2 बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो इस प्रकार हमारे पास में कितना आ जाएंगे, 33 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में जो 2013 का सेट था वो ख़त्म हो गया है, और मैं ये सीरीज़ जो है आपकी लगातार कंटिन्यू करता रहूँगा। कल मैं आपको एक वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2013 के, उनकी भी बना के दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।